आशीष इंटरैक्शन में आपका स्वागत है। थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इंडियन कॉमेडी सीन अभी कैसा चल रहा है? मैक्सिमम कॉमेडियन वही बातें कर रहे हैं जो कि वो रिलेट कर पाए। हमारे हॉस्टल में लड़के एक दूसरे से ट्रिमर ले जाते थे और प्रॉब्लम ये भी नहीं, प्रॉब्लम है उनकी दाढ़ी फिर भी उतनी है। स्टैंड अप कॉमेडी की मेजर ऑडियंस है, वो किसी से आप और बहुत ज्यादा उससे बात नहीं करती तहजीब से। अगर आप देखोगे वो गाली गलोच ही करते हैं। मुझे लगता है फ्यूचर में कोई स्टार नहीं होगा, सब क्रिएटर होंगे। अगर किसी को स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करना है तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? या सबसे पहले तो स्टैंड अप कॉमेडियंस इतने कैसे होते हैं? बकचोदी मुझे लगता है वो टाइम के साथ आई है। मतलब इट्स अ क्राफ्ट। काफी लोगों को लगता है कि अरे वो वाला तो शो आपका बहुत अच्छा था, आपने कैसे इतना सारा याद कर लिया, इतनी जल्दी बना लिया। वीडियो वायरल होना, राइट, वो प्रोसेस क्या थी? 2013 में लकीली मेरा एक वीडियो था आईफोन के ऊपर, पतली पिन वाला चार्जर है, तो वो वायरल हो गया था। स्टेज पे जाते ही हाथ कांप रहे हैं, आंखें एकदम ब्लैंक हो गई, दिमाग ब्लैंक हो गया, कुछ बोला नहीं जा रहा। सडनली एकदम ऐसे ऐसे होने लग गया कि क्या लोग करेंगे। आपका फैमिली रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि मेरे को स्टैंड अप करना है, जॉब नहीं करना? मम्मी पापा को बोला कि यार जॉब तो मैं करूंगा नहीं। राइट। मैंने खुला ही बोल दिया। स्टैंड अप से इन्वेस्टिंग में स्विच करने का या कोविड ने भाई सब सिखा दिया। क्या क्या हार्डकोर तरीके हैं इससे पैसा निकालने के लिए? यार सबसे पहले तो आशीष इंटरैक्शन में आपका स्वागत है। आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू गुप्ता जी ऑन द शो। थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अपुर भाई, हमारा पहला पॉडकास्ट है जो हम किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ भी कर रहे हैं। अच्छा, नाइस। रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच भाई। मुझे सबसे पहले जानना है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस इतने बकचोद कैसे होते हैं, क्योंकि आप ऑडियंस में से किसी को भी उठाते हो और सीधे उनकी लेनी शुरू कर देते हो। यार वो लगता है, टू बी ऑनेस्ट, वो लगता है कि हम बड़ा इम्प्रॉम्प्टू कर रहे हैं, बट सच बात यह है कि बहुत टाइम का प्रोसेस है वो। लाइक अगर यही चीज़ आप मुझसे 10 साल पहले पूछते तो शायद मैं ऐसा नहीं होता। इवन कोई भी कमेडियन ऐसा नहीं होता, बिकॉज कोई भी इतना परफेक्ट नहीं था, ना किसी के पास इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब लोग सीख गए हैं कैसे क्राउड वर्क करते हैं। इवन अब लोगों को भी मज़ा आता है जब वो आगे बैठते हैं, उनको हमसे बात करनी होती है, तो आई थिंक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बट बकचोदी मुझे लगता है वो टाइम के साथ आई है। मतलब इट्स अ क्राफ्ट जो सारे कॉमेडियंस ने सीखा है तब कर करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद आई थिंक अब जो थोड़ा बहुत आप देख पाते हो वीडियोस में कि ये वो कितना फनी आंसर ऑन द स्पॉट दे रहा है, बट वो बहुत टाइम की प्रोसेस है, टू बी ऑनेस्ट। और ये स्टार्ट कैसे हुई प्रोसेस? जैसे कि जब मैंने देखा कि आप काफ़ी टाइम से आप कॉमेडी कर रहे हो, yes. इंडिया में बहुत नया नया था कॉमेडी। yes. उस टाइम से इसकी प्रोसेस क्या है, आपकी स्टोरी क्या है कॉमेडी बनने की? मैं 2008 में बीटेक शुरू किया था। फिर 2009 में मुझे हो गया था कि यार मेरे को बीटेक हो गया है। मतलब बीटेक में मेरा, हालांकि मैं स्टूडियस बहुत था, मैं 12th तक 9 बार टॉप किया, 3 बार सेकंड आया हूँ फर्स्ट टू 12th तक। और जब कॉलेज में भी था तो मैं कोडिंग में बहुत अच्छा था। फिर फर्स्ट ईयर में एक इंसिडेंट हुआ कि मैं कोड कर रहा था और मैंने कोडिंग में बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया था फर्स्ट सेमेस्टर में C++ पे, जिसमें लाइक एक कार आती है, वो एक शॉप पे रुकती है, फिर ऑर्डर होता है, कुछ तो बनाया था। तो जो मैम थी वो आगे बोलती है कि यार ये तो कॉपीड है। मैंने कहा इतनी मेहनत से बनाया है तुम ऐसे कॉपीड बोल लो। तो मैंने कहा जब कॉपी करना ही है तो फिर मेहनत क्यों करनी है। फिर मैंने अगले मतलब 6 महीने 1-1.5 साल तक ज़्यादा एफर्ट मारा ही नहीं इंजीनियरिंग पे। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। मतलब मैं उस टाइम पे क्या बोलते हैं, पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दी, मैंने जैज डांस शुरू कर दिया, मैंने कैसियो बजाना शुरू कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था टू फाइंड आउट कि यार क्या कर सकते हैं। लकीली पब्लिक स्पीकिंग ने मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग विच आई कैन डू। और फिर 2009 से पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था। और 11 तक तो मैं मतलब बहुत ही ऐसा था कि और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो पब्लिक स्पीकिंग आती नहीं थी। मतलब मेरा वो हाल था कि स्टेज पे जाते ही हाथ कांप रहे हैं, आंखें एकदम ब्लैंक हो गई, दिमाग ब्लैंक हो गया, कुछ बोला नहीं जा रहा। सडनली एकदम ऐसे ऐसे होने लग गया कि क्या लोग करेंगे। तो धीरे धीरे 2009 में जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की तो एक बहुत ही वैसी प्रोसेस थी कि आई स्टार्टेड फीलिंग गुड। एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, दूसरा यू आर डूइंग समथिंग जो कि 99% ऑफ द पीपल नहीं कर पाते हैं। मतलब वर्ल्ड वाइड, नॉट इवन इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड पब्लिक स्पीकिंग का फियर जो बिगेस्ट फियर है। तो मैंने कहा मैं वो कर पा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ। तो लोग बोलने लग गए कि यार तू तो फ़नी बहुत है, फ़नी बहुत है। हालांकि मुझे नहीं लगता था कभी मैं फ़नी हूँ, बट लोग बोलने लग गए। तो फिर मैंने
पब्लिक स्पीकिंग जब मेरा एक सर्टेन पड़ाव पे आ गया तो लोगों ने बोला कि यार जब तू इतना फनी है तो व्हाई डोंट यू ट्राई स्टैंड अप। अच्छा ये बात है 2011 की, तब इंडिया में स्टैंड अप का नाम बिल्कुल नहीं था, मतलब आप ये लगा लो किसी को नहीं पता था। मैक्सिमम किसी ने देखा हुआ है तो राजू श्रीवास्तव सर को देखा हुआ था या फिर रसल पीटर के जो तब टॉरेंट से डाउनलोड करते थे वो देखे हुए थे। तो किसी ने मेरे को बताया एक दिन कि यार फ्राइडे को 7 बजे नेहरू प्लेस के कैफ़े में कुछ स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, तो मैं वहाँ गया। अब बहुत ही अंडरग्राउंड सीन था वहाँ पे, तो पेड शो था तो मेरे को परफॉर्म नहीं करने दिया गया, बट वहाँ से मेरे को सर्किट के बारे में पता चल गया एंड मेरे को पता चला कि यार यहाँ ओपन माइक होते हैं, यहाँ पे ये कमेडियन करते हैं, ये है वो है। तो फिर 2011 से 12 तक मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा सर्किट में और मतलब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहा था और चेक कर रहा था कि क्या कर सकते हैं स्टैंड अप में, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। फिर 2013 में लकीली मेरा एक वीडियो था आईफोन के ऊपर, पतली पिन वाला चार्जर है, बहुत पहले आ गया था वो, तो वो वायरल हो गया था। फिर 2012 में जब मैंने बीटेक ख़त्म किया था तो मम्मी पापा को बोला कि यार जॉब तो मैं करूँगा नहीं मैंने खुला ही बोल दिया। तो हालांकि मैंने जॉब ऑफर ले लिया था लेकिन मैंने की नहीं, मतलब मेरे पास ऑफर था लेकिन मैंने की नहीं। और फिर 2013 में वो वीडियो वायरल हो गया तो उससे ठीक ठाक पैसा आने लगे था। मतलब मेरा एम हमेशा से वो था कि जो भी पैसा मैं इंजीनियरिंग से कमा सकता हूँ क्या उससे डबल मैं स्टैंड अप से कमा सकता हूँ कि नहीं। तो मैं वो बेयर मिनिमम मेरा बेंचमार्क था जो मैं लेके चलता था। तो अच्छा एक चीज़ जैसे आपने बताया 2012-13 में वीडियो वायरल हो गया था, 2016 जब से जियो आया तब से तो ऐसा हो गया कि यार वीडियो वायरल होना थोड़ा सा एक इजी टास्क भी हो गया है। राइट। पर 12-13 में वीडियो वायरल होना वो प्रोसेस क्या थी और सडन यार वो अपने आप हो गया, 12 में नहीं 13 में हुआ था, जुलाई में अपने आप हुई थी। कोई टू बी ऑनेस्ट वायरल होने की ना कोई प्रोसेस है ही नहीं यार। इवन आज के टाइम में भी जियो के सस्ते होने के बावजूद भी आप वायरलिटी समथिंग जो कि अपने आप होती है, मतलब देयर इज नो चीट कोड। आप बोल लो ये है वो है, नहीं होता। बहुत ही जैसे मिस्टर बीस्ट करके एक बाहर का यूट्यूबर है, वो आई थिंक कुछ लौते यूट्यूबर है जिन्होंने वो चीट कोड क्रैक कर लिया या उन्होंने समहाउ वो एल्गोरिदम को क्रैक कर लिया। बाकी स्टैंड अप में तो यार बिकॉज वैसे है ना कि आपको लग रहा है फनी है, आप बोल रहे हो सकता है आपकी ऑडियंस को लगे, हो सकता है नहीं लगे, तो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन है। तो उस टाइम पे अपने आप वायरल हो गया था और तब यूट्यूब पे वायरल नहीं हुआ था, तब वो व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था अपेरेंटली मेरा वीडियो। तो उसकी ऑडियो क्लिपिंग काफ़ी वायरल हुई थी, उसकी वीडियो बहुत ही मतलब से 10 MB में काट के बना के बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो अपने आप हो गया था और वो उसके बाद मतलब लकीली बहुत सारे शोज आने लगे बिकॉज उस टाइम जैसे आज के टाइम में क्या है ना, बिकॉज आप इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना तो आप किसी के फैन नहीं हो, राइट, बिकॉज आप सबको ही देख रहे हो और सबको आप जानते हो लेकिन फैन किसी के नहीं हो। उस टाइम पे क्योंकि एक वीडियो डाउनलोड करने की प्रोसेस इतनी महंगी थी ना कि अगर आप वो देख रहे हो तो या तो आपको उससे जीवन भर के लिए नफरत हो जाएगी या फिर आप उसके फैन बन जाओगे, मतलब देयर इज नो मिडिल वे। तो वो समहाउ उसका मेरे को बहुत फायदा मिला था 2013 में। सही है। और उस टाइम पे तो ऐसा था ना कि डेटा ही इतना कॉस्टली था, वही मैं कह रहा हूँ ना 2 GB का एक वो आता था पेन ड्राइव टाइप की चीज, वो 2000 रुपए की मैं खरीदता था। तो वो इतना महंगा था। तो उस टाइम पे अगर कोई 50 MB आप पे लगा रहा है मतलब कि बहुत ही एक बड़ा चंग वो अपने 2000 का दे रहा है। तो उस टाइम पे जो आपके कंटेंट को लाइक करेगा या वो वीडियो के मतलब वो पूरा तभी देखेगा जब उसको वीडियो में मजा आ रहा होगा। करेक्ट। तो वो वाले फैन मेरे जो बने हैं वो आज भी मेरे फैन है, मतलब टचवुड वो उनका हिसाब बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ जीवन में। ये इंडियन कॉमेडी सीन के बारे में आपके क्या थॉट्स है? क्योंकि पहले क्या होता था ना, जैसे राजू श्रीवास्तव आपने बताया, राजू श्रीवास्तव है, राजपाल यादव है, वो कॉमेडी पहले बहुत चलती थी और अब सडनली ना, और वो बहुत क्लीन कॉमेडी होती थी। अभी जो कॉमेडी है उसमें थोड़ा बहुत गालियाँ भी मिलती है ना, वो सारी टाइप की कॉमेडी चलती है। तो ये सडन स्विफ्ट कैसे हुआ? इंडियन कॉमेडी सीन अभी कैसा चल रहा है? ये सडन नहीं था, देखा जाए तो मतलब प्रोसेस थी। 2007 में लाफ्टर चैलेंज आया था, राजू सर तो बहुत पहले से कर रहे थे। लकीली 2007 में उनको नेशन वाइड एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसमें वो अपना एक्चुअल टैलेंट शोकेस कर पाए। बट जो स्टैंड अप कॉमेडी 2012 से इंडिया में आने लगी, 10 से या 12 से जो भी आई है, वो प्रोसेस था जो आज आप देख रहे हो 10 साल की वो प्रोसेस है। बिकॉज उस टाइम पे टीवी था, टीवी में बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, आप टॉपिक को लिमिटेड रखोगे, आप सर्टेन वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड फ्री
वो कि मतलब इंटरनेट फ्री हो गया है और आपका यूट्यूब पे लिमिटेशंस बहुत कम है, तो लोगों का भी मन है कि यार, क्योंकि आप देखा जाए तो आप ये देखो ना कि यार जो 18 से 24 साल का लड़का है जो कि 90% स्टैंड अप कॉमेडी की मेजर ऑडियंस है, वो किसी से आप और बहुत ज्यादा उससे बात नहीं करती तहजीब से। अगर आप देखोगे वो गाली गलोच ही करते हैं, मतलब वो नॉर्मल है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है और कुछ सही भी नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि अगर मैं आज अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में किसी को बोलूं कि और जनाब कैसे हैं आप, बड़े अरसों बाद आप हमारे, तो उनको लगेगा कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ जो वो रिलेट ही नहीं कर पा रहे। करेक्ट। तो इसलिए मैक्सिमम कॉमेडियन वही बातें कर रहे हैं जो कि वो रिलेट कर पाए, कि भाई कैसे हो, किसके साथ आए हो, कब से रिलेशनशिप चल रहा है। बिकॉज ये नॉर्मली अगर आप किसी कपल को देखते हो, उनके बीच की कॉन्वर्सेशन आप यही चाहते हो जानना कि यार ये जानते कैसे हैं, कब मिले होंगे, क्या हुआ होगा, शादी हो गई तो कब हुई होगी शादी, बच्चे हैं कि नहीं। तो वो नॉर्मल है, मुझे लगता है कि उसमें कोई जो भी लोग बोलते हैं, और मतलब ठीक है, आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई गाली नहीं देनी चाहिए, तो आई टोटली अप्रिशिएट इट। और ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा हर जगह दे रहा है, जहाँ पे उसे लगता है कि नीड है, फ्री यूट्यूब के कारण वो हो रखा है कि यू कैन स्पीक, तो बोल रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। सही है। और वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, हर स्टूडेंट क्योंकि जनरली कॉलेज स्टूडेंट है या कोई जॉब कर रहा है, तो गाली समथिंग जो नॉर्मल है बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, मुझे उसमें कोई वो नहीं लगता कि उसके कारण कुछ फ़ायदा हो रहा है या उसके कारण कोई नुकसान हो रहा है। इट्स जस्ट दैट वो आर्टिस्ट भी कंफर्टेबल है, क्योंकि वो भी 18 से 25 की एज का ही है और ऑडियंस भी 18 से 25 वाली ही है। तो अब अगर वही बंदा आज से 20 साल बाद करेगा तो हो सकता है वो ना दे, या हो सकता है बहुत ज़्यादा देने लग जाए, हो सकता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग सब गालियाँ दे रहे हो। तो मुझे लगता है कि उसका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। मतलब वो टाइम के साथ आ रही है, चली भी जाएगी, हो सकता है बहुत ज़्यादा आ जाए, तो उसमें आप वो नहीं कर सकते कि यार अभी क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा, जनता तो बड़ी वैसे है ना, अगर नहीं उन्हें समझ में आएगा वो क्लियरली उस पे वीडियो पे लिख देंगे कि दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट वांट। बंदा 3 वीडियो के बाद खुद हटा देगा अपने उससे। आपका फैमिली रिएक्शन क्या था जब आपने बोला कि मेरे को स्टैंड अप करना है, जॉब नहीं करना? यार तो बहुत ही, मतलब मैंने ना बहुत ही क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं लाइफ में ना, कभी बहुत ही ब्लाइंड रिस्क नहीं लिए, कैलकुलेटेड रिस्क लिए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब मैं 4th ईयर में था, तो 3rd ईयर से 4th ईयर तक मैंने मतलब शोज़ करता था, तो मेरे को ऐसे जैसे 5,000 रुपये आ गए, 3,000 आ गए, 8,000 आ गए, एक 15,000 का गिग किया था। तो ऐसे ना मेरे पास पैसे आने लग गए थे। तो मेरे को समझ में आ रहा था कि यार मार्केट में है, पोटेंशियल है, इट्स जस्ट दैट क्या मैं अपना टाइम दे सकता हूँ इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो फिर अब इसमें 2 थॉट थे कि यार फुल टाइम किया जाए या पार्ट टाइम किया जाए। तो पार्ट टाइम में मेरे भैया बाहर रहते थे, तब उन्होंने बोला देख अगर तू पार्ट टाइम करेगा तो तुझे सैलरी का चस्का लग जाएगा, एक बार सैलरी का चस्का लग गया तो तू नहीं छोड़ पाएगा। वो एक इंडियन मेंटालिटी है, इंडियन क्या वर्ल्ड वाइड मेंटालिटी है। आपको एक फिक्स इनकम आती हुई दिखेगी, आप हमेशा उसको तो बांध के रखोगे, उसके बाद 50 चीजें करोगे। तो मैंने कहा यार वो कर दिया तो फिर तो फंस जाऊंगा मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ना 4th ईयर में आई थिंक 7th सेमेस्टर में मैंने एक 2 प्लेसमेंट उठा ली थी, एक उठा ली थी मतलब ऑफिशियली एक उठा ली थी, और उसके बाद ऑफर लेटर आ गया था मेरे पास। और मैंने कहा अब मेरे पास ऑफर लेटर है, फिर मैंने घर पे जाके बोला कि यार अब मैं जॉब नहीं करूंगा, अब मैं फुल टाइम करूंगा। बिकॉज मेरे माइंड में था कि यार मैं इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करना चाहता कि मुझे जॉब नहीं मिली। मेरे सबकॉन्शियसली थॉट कभी ये नहीं आना चाहिए कि मैं किसी के भी माइंड में, मेरे घर में, कि मैं इसलिए स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ कि मेरे को जॉब नहीं मिली। राइट। तो इसलिए हमेशा से मैंने पहले ऑफर लेटर लिया, फिर घर में बोला कि नहीं करूंगा। और घर वाले बड़े चिल थे कि यार ठीक है 1.5-2 साल दे के देख ले, अगर नहीं चला तो MBA कर लियो। बिकॉज इनिशियली मैंने सोच लिया था कि यार कोडिंग इज समथिंग जो कि अब मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे लगा कि यार जब इतना एफर्ट मार के लोग अप्रिशिएट नहीं करते तो मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डू एन MBA एंड देन डू maybe मार्केटिंग जॉब, HR जॉब, वॉट एवर। तो बहुत ही कैलकुलेटेड था और घर वाले बड़े उससे सीखते। बिकॉज प्रॉब्लम तब आती है जब आप सडनली आके एकदम झटका देते हो कि यार कल से मैंने ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, या अब से मैं ये नहीं करूँगा। उनको थोड़ा सा, बिकॉज उनके, मेरे लिए ही नई चीज़ है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही नई चीज़ है ना स्टैंड अप कॉमेडी। तो वो थोड़ा मतलब माइंड को वो करना पड़ता है धीरे धीरे, कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मुझे लगता है वो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो घर वाले आई थिंक कि स्टेबिलिटी भी देखते हैं ना कि यार एकदम नया करियर है, चलेगा नहीं चलेगा। राइट।
और स्पेशली इस आर्टिस्ट लाइन के अंदर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, म्यूजिशियन और कॉमिक्स के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चलता है। राइट, बहुत ज़्यादा है। आपकी लाइफ पे ऐसा कुछ फेज रहा है? आपका स्ट्रगलिंग स्टोरी अभी भी चल ही रहा है। वर्ल्ड में जो भी आर्टिस्ट है वो कभी सक्सेसफुल अगर वो अपने आप को मान लेगा तो मुझे लगता है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब आप भगवान की दुआ से अच्छे स्टेज पे हैं सब, और मैं भी एक अच्छे स्टेज पे हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कभी ये नहीं मानना चाहिए कि यार अब आई हैव सब कुछ हो गया मेरी लाइफ में। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इवन फॉर मी एंड फॉर स्टैंड अप कॉमेडी ऑल्सो इन इंडिया, बिकॉज स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में भी बड़ी नेसेंट स्टेज पे ही है। कितना भी बोल लो, अभी भी आप किसी छोटे शहर में जाओगे तो आपको वो रेफरेंस देना पड़ेगा कि कॉमेडी नाइट विद कपिल आता है, वैसा कुछ करते हैं। मतलब अभी भी वो यूट्यूब वाली कॉमेडी को नहीं जानते एक्सेप्ट फ्यू सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ में। तो टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि स्ट्रगल तो क्या है यार, मेहनत है, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहोगे चीज़ें टाइम के साथ, बिकॉज कोई किसी को भी नहीं पता अगला फ्यूचर क्या है। तो बस आप मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, नई नई जो एक्टिविटीज़, नए नए जो चैप्टर है आप वो एक्सप्लोर करते रहो। अपूर्व भाई, आपके और हमारे प्रोफेशन में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि हमको राइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि जब मैंने 2-3 पॉडकास्ट किए और मैंने बिना लिखे हुए किए डायरेक्टली ऐसे रैंडम, तो पता लगा कि उनमें परफॉर्मेंस बहुत लाइट गई थी। बट जब मैंने राइटिंग स्टार्ट किया तो मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था कि कलाकार से पहले आपको कलमकार बनना बहुत ज़रूरी है। राइट। और उसके बाद में बहुत डिफरेंस आ गया था परफॉर्मेंस के अंदर। राइट। राइटिंग की इंपॉर्टेंस स्टैंड अप के अंदर क्या है? यार मुझे लगता है कि राइटिंग तो स्केलेटन है, मतलब परफॉर्मेंस किसी बेस पे दी जाती है, तो राइटिंग उसका बेस है। और स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे लगता है कि राइटिंग के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे वो वाला तो शो आपका बहुत अच्छा था, आपने कैसे इतना सारा याद कर लिया, इतनी जल्दी बना लिया। तो वो प्रोसेस होती है, और स्टैंड अप कॉमेडी की जो प्रोसेस है वो बहुत ही लंबी है। आप 1 घंटे का कंटेंट लिखने में कम से कम नहीं तो 6 से 8 महीने चाहिए होते हैं, बिकॉज आप वो लिखते हो, फिर वो परफॉर्म करते हो, फिर ओपन माइक में और परफॉर्म करते हो, फिर और परफॉर्म करते हो, फिर आपको पता चलता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फ़नी है, ये टॉपिक बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, तो जो कम फ़नी होता है उसको हटा देते हो, जो ज़्यादा फ़नी होता है उसको के ऊपर और चीज़ें ऐड करते रहते हो, टैग बनाते रहते हो उस पर। तो वो बहुत ही लंबी प्रोसेस है, बहुत ही लंबी। तो जो लोग बोलते हैं कि जैसे कि यार आपका सेम ही शो हो रहा है दोबारा, पिछली बार भी सेम ही कर गए थे, तो मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि अगर टाइटल सेम है तो शो भी सेम होगा। इट्स लाइक अ मूवी, कुछ कुछ होता है तो कुछ कुछ होता ही होगी, और कभी अलविदा ना कहना नहीं होगी। तो हम लोगों में भी वही होता है, शो का टाइटल जब अगर वो सेम है तो कंटेंट मोस्टली सेम ही होगा, क्योंकि उसको बनाने में बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब वो बहुत ही लंबा टाइम लेती है। लेकिन एक बार अगर आपने राइटिंग क्रैक कर लिया कि कैसे आपको लिखना है और क्या आपकी वॉइस है, फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है। और इसका अगर लेट्स से अगर किसी को स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करना है, हाँ जी, या स्टैंड अप कॉमेडी की ओर मूव करना है, हाँ जी, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? या सबसे पहले तो उसको ओपन माइक में जाना पड़ेगा। उसको पहले तो वो शोज देख के आए, बिकॉज अगर आपको बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है आपको। तो जैसे आज हमारा शो है वो देखे, किसी और का शो है वो देखे, 8-10 शो देखेगा, उसे वाइब पता चलेगा ऐसे करते हैं, ये होता है वो होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, फिर वो ओपन माइक में जाना शुरू करेगा। ओपन माइक क्या होता है? जहाँ पे नया कॉमेडियन आके परफॉर्म करता है और ऑडियंस जज नहीं करती उसको। एक मैच्योर कॉमेडियन होता है और बाकी सब एमेच्योर कॉमेडियंस होते हैं। मैच्योर कॉमेडियन होस्ट करता है और एमेच्योर कॉमेडियन 4-4, 5-5 मिनट आगे परफॉर्म करते हैं। बहुत ही अच्छा शो होता है, मज़ा आता है। तो उसमें जाए, परफॉर्म करे। पहले दूसरे तीसरे शो में तो वो स्टेज फियर से ही हैंडल कर रहा होगा अपने आप को कि फनी तो बहुत आगे की बात है। जब 8-10 शो कर लेगा, 8-10 परफॉर्मेंस कर लेगा, फिर एक्चुअल में उसे समझ में आएगा कि यार क्या मुझे एक्चुअल में स्टैंड अप कॉमेडी करनी है या नहीं। अगर तब उसको लगे कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी, उसके बाद फिर प्रोसेस है, 10 मिनट का कंटेंट बनाएगा, 20 का बनेगा, 30 का बनेगा, फिर उसको 15 मिनट के स्पॉट मिलने लग जाएंगे, फिर होस्ट करेगा किसी और बड़े कॉमेडियन का, फिर आधा घंटा मिल जाएगा। तो ये मतलब फिर प्रोसेस है। फिर 1-1.5 साल 2 साल के बाद उसको 1 घंटे का कंटेंट हो जाएगा, फिर वो वीडियो डालेगा, उससे टिकट बेचेगा। तो पूरा एक प्रोसेस है जो कि हर कॉमेडियन फॉलो करता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, मतलब देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट। ये सिंपल 5-6 स्टेप है, यही फॉलो करके सब आगे बढ़े, यही फॉलो करके आपको भी आगे बढ़ना होगा। उसमें आपने बताया कि कॉमेडियंस को इस तरह से पैसा कमाए जाते हैं। हाँ। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या क्या हार्डकोर तरीके हैं इससे पैसा निकालने के लिए? राइट।
यार सबसे पहले तो स्टैंड अप कॉमेडी लाइव शोज जो है, अब लाइव शोज में भी 3-4 वर्टिकल होते हैं। एक होता है टिकटेड शो, लोग टिकट लेके आए देखने, मेरे पास मेजर चंक आएगा बिकॉज मैं आर्टिस्ट हूँ, बाकी लोग बाकी कुछ ऑर्गेनाइजर के पास जाएगा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है। दूसरा हो गया आपका कॉलेज शोज, बड़े बड़े फेस्ट होते हैं उसमें हमें प्रो नाइट के लिए बुलाते हैं। तीसरा हो गया कॉर्पोरेट शोज, कॉर्पोरेट शोज में आपका रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, सेल्स मीट, ऑफ साइट, आपका डीलर मीट, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। बिकॉज इनका जो शो फ्लो होता है बहुत टाइट होता है, बहुत हेक्टिक होता है, तो दे नीड एंटरटेनमेंट। तो वो स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बार ऐड करते हैं कि वो जो पूरा माहौल है उसको थोड़ा लाइट कर पाए, तो उसमें वो स्टैंड अप कॉमेडी को बहुत बार रखते ही है। ये 3 मीट वो हो गए। इसके अलावा फिर आजकल यूट्यूब से एक मेजर चंक आता है, आप पैसा वीडियो डालते हो उस पर रेवेन्यू आता है बहुत अच्छा। तीसरा जो है ब्रांड इंडोर्समेंट काफ़ी चल रहा है आज के टाइम में। आप यूट्यूब पे किसी ब्रांड के लिए वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम पे किसी ब्रांड के लिए वीडियो बनाते हो, उससे काफ़ी पैसा आ जाता है। तो ये मुझे लगता है 3-4 वर्टिकल है। फिर आज के टाइम में अगर आप अपना मर्चेंडाइज बेचना शुरू कर दो या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दो कि यार मैं अपूर्व गुप्ता से ये भी बेचेगा, तो वो सारी चीज़ें और भी है। मतलब अभी हम ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे तो आपने बताया आप इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव हैं। हाँ, मतलब स्टैंड अप से इन्वेस्टिंग में स्विच करने का कोविड ने भाई सब सिखा दिया। कोविड ने ये सिखाया कि एक जगह से पैसा बनाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कल को अगर ये रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हो गई तो आप चौपट हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मैं छोटे छोटे इधर से कहीं से पैसे मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है, आपने जैसे अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो एक SVB बैंक था, सिलिकॉन वैली बैंक, वो बैंकरप्सी पे आ गया। मतलब बैंक के पास ही पैसा नहीं है कि वो अपने लोगों को पैसा दे पाए जिन्होंने उनका डिपॉजिट कर रखा है। तो आप सोचो कि क्या फ़ायदा इतना पैसा कमाने का अगर आपका बैंक ही आपको पैसे ना दे पाए। तो 2-3 चीज़ें मुझे लगता है सबको करनी चाहिए। एक तो आपका जितना पैसा है वो 2-3 बैंक में पड़ा होना चाहिए कि कल को अगर एक बैंक भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए तो दूसरे बैंक में आपके पास कुछ पैसा तो है अपना चलाने को। दूसरी चीज़, अब आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग जैसे हमारी सबकॉन्शियसली हमें लगता है कि FD बड़ी सेफ बेट है। अब FD में अभी तो 6.5% का रिटर्न आ रहा है, वरना इससे पहले 5.4 पे थी FD जब कोविड चल रहा था। इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो जा रहा है, आपका FD का रेट कम है, तो ऑब्वियसली आप पैसा लूज कर रहे हो, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। आप गोल्ड, लिक्विड गोल्ड होता है हर बैंक का, जैसे HDFC सिक्योरिटीज का HDFC गोल्ड ETF करके एक फंड है, उसमें पैसा डाल सकते हैं। एक काइंड ऑफ अ लिक्विड गोल्ड बाय कर रहे हो आप रेदर देन फिजिकल। तीसरा, शेयर मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में खेलिए, बिकॉज शेयर मार्केट इज समथिंग जो कि निफ्टी सेंसेक्स हमेशा ग्रो ही करेगा। उसके अलावा फिर अब आपका वो आता है कि हाई रिस्क एपेटाइट वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो उसमें बिटकॉइन आ गया, क्रिप्टो आ गया, आपका स्टार्टअप आ गया। तो मैं स्टार्टअप में काफ़ी एक्टिव हूँ, बिकॉज मैं 2015-14 से ही मैं स्टार्टअप सर्कल में काफ़ी एक्टिव था, बट इन्वेस्ट नहीं करता था। लकीली 2020 में मेरे को लगा एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे मेरे को लगा कि यार अब इन्वेस्ट भी करना चाहिए, तो मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि यार मतलब आपको एक छोटा सा चंक अपना ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि अगर डूब भी जाए तो ठीक है, लेकिन उसका जो मल्टीफोल्ड हो वो अगर हो गया तो आपका किस्मत वो हो जाएगी। मतलब इट्स काइंड ऑफ आप कह सकते हो हाई रिस्क गेम, बट वो लेने की आप में पोटेंशियल है तो आई डोंट माइंड। मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क है। आप 100 रुपये कमा रहे हो, आप 90 रुपये ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि रिटर्न आपका 12%, 10% आ रहा है, 8% आ रहा है, और आप 10% ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो कि अगर वो आया तो 100% आ जाएगा, राइट। तो मतलब मैं उस थ्योरी पे काफ़ी बिलीव करता हूँ। और बाकी अच्छी चीज़ ये होती है, बिकॉज मैं इतने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को फाउंडर के साथ उसकी मेंटालिटी पता चलती है, वो क्या सोच रहा है, कितना उसमें हसल करने की क्षमता है। तो उससे फिर अपना भी मोटिवेशन अप होता है। मतलब उसके वो, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप का जो शुरू का 5 साल का फेज है ना, वो डू और डाई वाला है। तो उसमें आप अगर एंटरप्रेन्योर से बातें डेली करते हो या वो करते हो ना, तो आपकी भी एनर्जी बड़ी हाई रहती है, बिकॉज वो भी बड़ा हाई एनर्जी जोन में रहता है कि नहीं यार ये भी फोड़ेंगे, वो भी फोड़ेंगे, वो भी फोड़ेंगे, सब करेंगे। तो आपके पास भी वो एक ना वो बन जाती है फिर कि यार अरे यार ये साला अभी से कर रहा है तो अपन तो वैसे ही चैंपियन है, अपन क्यों नहीं फोड़ रहे। तो मुझे लगता है वो भी फायदा मिल जाता है। आपकी फेवरेट इंडस्ट्री कौन सी है स्टार्टअप के अंदर? यार मैं क्योंकि खुद क्रिएटर हूँ
तो मुझे क्रिएटर इकोनॉमी काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। और एनीवेज आई थिंक इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी बूम भी कर दी है मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। तो मैं क्रिएटर इकोनॉमी का काफ़ी फर्म बिलीवर भी हूँ। मुझे लगता है फ्यूचर में कोई स्टार नहीं होगा, सब क्रिएटर होंगे। अभी भी बनते ही जा रहे हैं। आप देखो एवरी एक्टर वांट्स टू मतलब काफ़ी एक्टर अपने व्लॉग बना रहे हैं, काफ़ी सिंगर अपने व्लॉग बना रहे हैं। इवेंचुअली कमेडियन भी क्रिएटर बन चुके हैं। सब क्रिएटर है, सब क्रिएटर है। सबको इंस्टा का गेम सॉर्ट करना है, सबको अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ा बनाना है। तो मुझे लगता है कि क्रिएटर इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी कोई कुछ काम कर रहा होगा ना, कैसे भी, टेक सपोर्ट हो गया, आर्ट मैनेजमेंट सपोर्ट हो गया, फाइनेंस सपोर्ट हो गया, कुछ भी, वो मुझे लगता है उसका फ्यूचर ब्राइट ही है। और ये तो मैं अभी वो क्रिएटर वाला गेम बता रहा हूँ जो कि टियर 1 टियर 2 सिटी वाला है। अभी वो टियर 3 टियर 4 सिटी को तो मैं टच ही नहीं करता, जो मुझे भी नहीं पता ढंग से क्या चल रहा है। तो जो उन मार्केट को कैप्चर कर रहा होगा वो तो अलग ही गेम बना रहा होगा। और अभी ऐसा हो गया ना कि एंटरप्रेन्योर्स भी कई सारे अब कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहे हैं। हाँ, तो वो इवेंचुअली यार, बिकॉज सी एट द एंड अगर आपके पास पैसा होगा तो आपको फेम चाहिएगा, राइट। और क्रिएटर के पास फेम होता है, उसे पैसा चाहिए होता है। तो ये ना एक तरीके से एक लूप है। अब क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ तो मैं पैसा कमाने के लिए अपने फेम को और बड़ा बनाना चाहूंगा, राइट। अब अगर मेरे पास समहाउ मैंने कोई कंपनी बेच के अंधा पैसा कमा लिया, तो मेरा नेक्स्ट टाइम यही होगा कि लोग मुझे पहचाने। मैं सड़क पे चलूं तो लोग मुझे बोले अरे सर आपने तो फोड़ा था यार, क्या कंपनी बेची है, मजा आ गया। तो एवरी क्रिएटर वांट्स टू रिच एंड एवरी रिच पर्सन वांट्स टू बिकम अ फेमस। सो वो उसमें सब पड़े हुए हैं, मतलब ना। अब तो ऐसा हो चुका है कि इंस्टा पे भी आपको इंस्टा का फॉलोवर और एल्गोरिदम क्रैक करना एक वो नेसेसिटी बन चुका है अनडाउटेडली यार, बिकॉज सी अल्टीमेटली आप वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। मतलब आप सपोज आप एक बहुत तगड़े एंटरप्रेन्योर हो, आप सब कुछ फोड़े जा रहे हो अपनी कंपनी में, ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हो, लेकिन अगर आपको दुनिया का वैलिडेशन ही नहीं मिला हुआ तो एट द एंड आप रात को घर जाते हुए सोचोगे कि यार क्या ही किया है मैंने। मतलब बिकॉज सी फेम इज समथिंग ना जो कि बंदा बड़ा भूखा है उसका, उसको वैलिडेशन चाहिए ही चाहिए। तो सारे चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो अपनी कंपनी के लिए उसने सोशल मीडिया की टीम रखी हुई हो जो उस पर ग्रो करा रही हो, अपने लिए एक अलग टीम हायर करेगा जो उसको ग्रो कराएगी। शार्क टैंक देखते हो आप? हाँ यार, मैंने दोनों सीजन पूरे देखे हैं। शार्क टैंक के सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस क्या है, या किसी शार्क टैंक के शार्क से या कंटेस्टेंट से मिले हो आप? मतलब बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, शार्क से भी मिला हुआ हूँ, काफ़ी शार्क मेरे दोस्त भी हैं, काफ़ी कंटेस्टेंट से भी मिला हुआ हूँ। इंटरेस्टिंग है यार। मुझे लगता है कि शार्क टैंक डेफिनेटली फंडिंग तो दे ही रहा है, वो तो है ही, बट वो मुझे लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर्स को वैसे भी मिल जाती। मतलब वो होता है ना, जो फोड़ने वाले होते हैं वो कैसे ना कैसे फोड़ ही लेंगे, वो यहाँ से नहीं फोड़ेंगे तो कहीं और से फोड़ लेंगे। वो अगर शार्क टैंक में शार्क से ऐसे नहीं मिलते तो कहीं और से मिल लेते भागा दौड़ी करके, राइट। बट उससे बड़ी चीज जो हुई है ना, वो मुझे लगता है कि इंडिया में ना लोगों को अवेयरनेस बहुत हो गई है। मतलब पीपल रिकॉग्नाइज इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर एज अ सेलिब्रिटी, राइट, जो कि इंडिया में अभी तक थोड़ा कम था कल्चर। मतलब इंडिया में सेलिब्रिटी वही होता था जो हीरो है, जो क्रिकेटर है, राइट। अब मतलब बिकॉज आई नो फ्यू ऑफ द शार्क्स, सो उनका है, मतलब टोरा एक वर्ड होता है, मतलब स्वैग कह लो आप। तो उनका वो किसी पार्टी में जाते हैं तो पीपल वांट टू क्लिक पिक्चर्स विद देम, व्हिच इज अ गुड थिंग, मतलब व्हिच इज अ गुड थिंग। एंड अगेन कम टू बैक टू स्क्वायर वन, बिकॉज वो उनके पास इतना ट्रैफिक है तो पीपल वांट टू यूटिलाइज दैट ट्रैफिक, राइट। इंस्टाग्राम का ट्रैफिक उनके पास शार्क टैंक की वजह से बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उनकी इंगेजमेंट, उनका फ्लो बहुत तगड़ा है। तो पीपल वांट कि लोग उनके साथ कोलैब कर ले सो दैट वो ट्रैफिक उनको मिल जाए, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो अच्छी बात है। मतलब वो सिर्फ पहले सेलेब्स के साथ होता था, जो बॉलीवुड सेलेब्स होते थे, जिनके साथ कभी कोलैब करने का मौका ही नहीं मिल सकता था। मतलब दे आर सो ह्यूमंगस इन आवर माइंड कि हम कभी उनको कर ही नहीं सकते थे क्रैक, मतलब सोचते भी नहीं थे। मतलब मैं आज भी नहीं सोचूंगा कि यार मैं किसी बॉलीवुड सेलेब के साथ कोई जो ए वाले हैं कि उनके साथ मैं किसी पार्टी में गया और मैं बोलूँ कि यार आओ कोलैब करते हैं, बट बिकॉज वो हमारे माइंड में बना हुआ है कि यार ये एक्सेसिबल नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स एंड बिकॉज ऑफ द शार्क टैंक ये पहले से एक्सेसिबल थी, इन जस्ट दैट उनका फेम आ गया है।
राइट, तो वो अभी भी एक्सेसिबल ही है, तो दैट्स द गुड थिंग। एंड अभी भी एक्सेसिबल ऐसे भी है कि अगर आप उनको कोल्ड ईमेल्स करते हो, डीएम करते हो, तो Right. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल यार एट जाता द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। मतलब वो शार्क तो बाद में बनाया ना, पहले तो उसको मन ये है या तो मैं पैसा बना के दूं या मैं खुद कमाऊं। तो अगर उसको कोई सॉलिड आइडिया लगेगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पैम ईमेल होता है। एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी आर्टिस्ट चेक ऑल द मेल्स। राइट, मतलब मेरे पास जितने मेल आते हैं मैं सारे चेक करता हूँ। हाँ ये है ज़रूर कि जो मेरे को काम के नहीं लगते मैं उनका रिवर्ट नहीं करता, बट जो काम के होते हैं वो मेरे को पता होता है उनका रिवर्ट जाता है टाइमली, बिकॉज एट द एंड वो दोनों की नीड है ना। राइट, अगर किसी को कुछ भी चाहिए, मुझसे शो कराना है या किसी स्टार्टअप में पैसा डलवाना है, जो भी है वो दोनों की नीड है। इट कांट बी वन साइडेड, राइट। इट हैज टू बी बोथ साइडेड, देन ओनली इट विल मेक सेंस। व्हाट्स योर 3 टिप फॉर ऑन फाइनेंस फॉर द ऑडियंस? या पहला तो डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि इंडिया में हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत वीक है, बहुत वीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब जो अच्छे फाइनेंस के वो भी हैं, वो भी एफडी में पैसा डाल के रखते हैं। तो पहले तो अपना जितना भी पैसा है वो 3 बैंक में डाल दो, एटलीस्ट 2 में तो डाल ही दो। उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई करो, गोल्ड, शेयर मार्केट और सिप बनाना बहुत अभी से शुरू कर दो। कोई मार्केट अप एंड डाउन नहीं होती। मुझे लगता है कि सिप इज़ द की। मतलब आप अपना महीने का जो भी 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 अपनी क्षमता के अनुसार सिप बना लो, और वो डालनी ही डालनी है। चाहे ज़मीन खुल जाए, आसमान निकल जाए, कुछ भी हो जाए, वो डालो। 10 साल में जो उसका रिटर्न होगा वो मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन होगा। और तीसरा मुझे लगता है गोल्ड में, लिक्विड गोल्ड में पैसा। जैसे बचपन में आपने सुना होगा ना, हमेशा पेरेंट्स बोलते थे कि यार गोल्ड खरीद ले, गोल्ड खरीद ले। वो बिकॉज गोल्ड की अगर आप वो देखोगे ना जर्नी, वो बहुत ही तेजी से ग्रो हुआ है। मतलब बहुत ही तेजी से। अभी आई थिंक 55,000 पे चल रहा होगा, बट वो आई थिंक 4 साल पहले या कुछ साल पहले ही वो 30,000 पे था। और उससे कुछ साल पहले वो आई थिंक 15 पे होगा। तो बहुत ही खतरनाक उसकी ग्रोथ है। और बिकॉज ऑफ बैंकों के कारण लिक्विड गोल्ड ले सकते हो, तो उससे अच्छी चीज़ ही नहीं है कि आपको वो गोल्ड सेव करने की भी, सेफ जगह रखने की भी वो हेडेक नहीं है। तो मुझे लगता है डाइवर्सिफाई करिए, एफडी में पैसा डाल के रखिए, बट एफडी में ही पैसा डालना इज नॉट द वाइज सॉल्यूशन। वन मोर थिंग जो आपने बताया ना कि पहले बोला जाता था कि यार गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो। अभी आई वॉज इन अ डिस्कशन विद अ कंटेंट क्रिएटर, और जब वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे तो तब उन्होंने बताया कि यार कंटेंट क्रिएशन भी ना, अभी क्रिएटर इकोनॉमी भी एक प्रॉपर्टी है। कि अगर आप आज क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो आगे जाके व्हेन यू विल हैव अ गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ नंबर्स ऑन योर सोशल मीडिया, विच मीन्स कि वो आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई है। तो कल को जब आप अपने बच्चों के साथ में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ बैठोगे, तो दे विल से कि यार पापा उस टाइम पे तो सब कंटेंट क्रिएशन में आ रहे थे, आपने क्यों नहीं क्रिएट किया? तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी बन रही है। इस पे आपकी कोई व्यूज है? तो यार ये ना, मतलब इसमें ना काफी लोग एक्टिव हो रहे हैं। आपको बताऊं मैं कि काफी लोग क्रिएटर्स पे भी पैसा लगा रहे हैं। क्रिएटर्स पे प्लस क्रिएटर्स की प्रॉपर्टी पे। मतलब क्रिएटर्स पे फॉर एग्जांपल कोई क्रिएटर है जो आपको लग रहा है कि यार ये मतलब अभी 5,000 फॉलोअर पे, लेकिन कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपकी गट फीलिंग है कि अगले 2-3 महीने 1 साल में फोड़ देगा। तो एक कंपनी है मेरे दोस्त की है, वो क्या करती है, उस क्रिएटर को ऑनबोर्ड करेगी, उसको जितना पैसा चाहिए वो दिलवाएगी, और उसके अगले 5 साल तक उसका एक छोटा चंक अपने पास रखेगी। तो जो उसको पैसा चाहिए वो मिल गया, मतलब उसका शेयर खरीद लिया अगले 5 साल तक के लिए। तो वो भी चल रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज हो गई आईपी, जैसे अभी आपकी एक आईपी है ये, है ना। अब इसमें सपोज आपके पास भगवान की दुआ से है कि आप रिसोर्स यूज कर पा रहे हो और यू नो पूरा सेटअप कर पा रहे हो। अगर नहीं होता तो आप सपोज जाते किसी के पास, आप बोलते कि यार पहला सीजन आप स्पॉन्सर कर दो, अगले सीजन से अगर रेवेन्यू आना शुरू हो गया, दैट वुड बी 50-50 और व्हाटएवर यू नो जो दोनों के उस पे होता है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट तो बहुत तरीके से हो सकती है, मतलब ना। और जो स्मार्ट लोग हैं वो कर भी रहे हैं, बिकॉज अगर कोई भी एक आईपी या कोई बंदा निकल गया तो वो आपका सारा रेवेन्यू बना के दे देगा, जितना मतलब हो सकता है शायद आप भी ना बना पा रहे हो। तो अगेन मुझे लगता है कि अपने पे तो बिलीव करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ जो हम लोग नहीं करते वो दूसरों पे बिलीव नहीं करते। मतलब बिलीव तब करते हैं जब सब उस पे बिलीव करने लग जाते हैं। मतलब एक होता है ना भेड़चाल, कि जब सब कर रहे होंगे तब तो मैं करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक ट्रस्ट फैक्टर अगर ले आए हम तो बहुत सही हो जाएगा लाइफ। ऑलराइट पूर्व भाई, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच आशीष भाई, एंड आई होप कि हम आगे भी ऐसे कई सारे एपिसोड्स करें। डेफिनेटली यार, एंड थैंक यू आशीष भाई फॉर मेरे को बुलाने के लिए, मेरे को
क्या बोलते हैं पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए, बिकॉज मैं भी अब चाहता हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडी से अलग भी मैं कुछ बातें कर पाऊँ जो कि मेरी ऑडियंस और जनता को पता चल पाए कि यार लाइक देयर इज अ डिफरेंट साइड ऑफ अ स्टैंड अप कॉमिक जो कि वो शेयर करना चाहता है, बिकॉज दुनिया को लगता है कि हम तो बस स्टेज पे जाते ही फनी हो जाते हैं. एट द एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव मोर नॉलेज टू शेयर रेदर देन जस्ट कॉमेडी. सो थैंक यू सो मच भाई. तो गाइज आशीष का जो चैनल है आशीष इंटरेक्शन, आप ये वीडियो वहीं पे देख रहे होंगे. मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब पहले करें, लाइक उसके बाद करें और शेयर सबसे एंड में करें, बिकॉज शेयर करेंगे तो वो चैनल वो जो वीडियो है वो कहीं और चले जाएगा, तो आपको भी वहाँ जाना पड़ेगा. तो पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, फिर कमेंट करें और उसके बाद शेयर कर दें. और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया हुआ है तो. चलो थैंक यू so much आशीष भाई. थैंक यू.